प्रश्नावली 1.5 के पूरक समुच्चयों से संबंधित हमने प्रथम 2 प्रश्न कर लिए। आज हम इस क्लास में पूरक समुच्चयों से संबंधित प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में हमें सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है U प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। U हमें क्या दे रखा है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। और ये जो निम्नलिखित समुच्चय हैं, इन समुच्चयों का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये जो समुच्चय लिखे हुए हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो समुच्चय लिखे हुए हैं वो किस रूप में लिखे हुए हैं? समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। तो रोस्टर रूप में लिखे हुए समुच्चयों का तो पूरक समुच्चय ज्ञात करना हमने पिछली क्लास में सीख लिया। तो आज का जो मेन हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, तब उस समुच्चय का पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हमें क्या करना है, जो सार्वत्रिक समुच्चय हमें दिया गया होगा, उस सार्वत्रिक समुच्चय को 2 या 2 से ज़्यादा असंयुक्त समुच्चय में तोड़ना है। हमें क्या करना है, जो सार्वत्रिक समुच्चय U दिया गया होगा, इस सार्वत्रिक समुच्चय को 2 या 2 से ज़्यादा असंयुक्त समुच्चय में तोड़ना है। जैसे हमने इस सार्वत्रिक समुच्चय को 2 असंयुक्त समुच्चय A और B में तोड़ दिया। असंयुक्त का मतलब जब A और B का हम इंटरसेक्शन ले तब हमें क्या मिले? 5 मिले। साथ में ही इनका जब यूनियन हम लें, A और B का यूनियन हम लें, तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय मिले। इस प्रकार हमें इस सार्वत्रिक समुच्चय को असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ना है। और उन असंयुक्त समुच्चयों का जब हम यूनियन लें तब हमें वापस क्या मिलना चाहिए? सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए। साथ में ही यहाँ पर जब हम असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ेंगे, उनमें से एक समुच्चय तो वही रहेगा जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। जब हम इस सार्वत्रिक समुच्चय को 2 या 2 से ज़्यादा असंयुक्त समुच्चय में तोड़े, तो उनमें एक समुच्चय तो वही समुच्चय रहना चाहिए जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, असंयुक्त समुच्चय में तोड़ना है। दूसरी बात, जब उन असंयुक्त समुच्चय का यूनियन हम लें तब हमें वापस सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए। तीसरी बात, उन समुच्चयों जो असंयुक्त समुच्चय में तोड़ रहे हैं, उनमें एक समुच्चय तो वही उपस्थित होना चाहिए जिसका हम पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो, इस बात को यहाँ पर हम इन प्रश्नों से समझते हैं। तो पहला जो समुच्चय में दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक प्राकृत सम संख्या, मतलब हमें यहाँ पर सम संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। ये जो A समुच्चय हमें दे रखा है वो किसका दे रखा है? सम संख्याओं का या सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। इस समुच्चय A का हमें ज्ञात करना है पूरक समुच्चय। इस समुच्चय A का हमें क्या ज्ञात करना है? पूरक समुच्चय। समुच्चय A किस रूप में दिया गया है? समुच्चय निर्माण रूप में। इसका मतलब हमें सार्वत्रिक समुच्चय U को तोड़ना पड़ेगा। तो U हमें देखो किस प्रकार दे रखा है? U हमें दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अर्थात इस प्रकार का समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे अनंत तक चलते रहेंगे। अब हम इस U को तोड़ेंगे। तो तोड़ना किस प्रकार से?
तो हम इसको दो या दो से ज़्यादा समुच्चयों में तोड़ेंगे तो एक समुच्चय तो वही रहना चाहिए जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हमें इस एक का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो एक तो समुच्चय यही रहना चाहिए। तो पहला काम करो, यही समुच्चय बना लो एक तो वो समुच्चय में क्या दे रखा है, सम संख्याओं का। तो यहाँ से एक समुच्चय बना लो सम संख्याओं का। एक समुच्चय बना लिया हमने सम संख्याओं का। तो सम संख्या में आ गई 2 4 5 6 8 10 12, ये भी अनंत तक चलती रहेगी। अब देखो यहाँ से ये संख्या आ गई 2 4 6 8 10, इन संख्याओं को तो यहाँ से हमने उठा लिया। अब शेष संख्याएं कौन सी रह गई, शेष संख्या रह गई 1 3 5 7 9। तो इनको यहाँ पर लिखो, पहले इनका समुच्चय बनाओ 1 3 5 7 9 11। ये देखो कौन सा समुच्चय बन गया, ये समुच्चय बन गया विषम संख्याओं का। तो एक समुच्चय, तो इस सार्वत्रिक समुच्चय को हमने दो समुच्चयों में तोड़ दिया। एक समुच्चय तो है सम संख्याओं का, एक समुच्चय तो किसका है, सम संख्याओं का। और ये जो दूसरा समुच्चय हमें मिला वो हमें किसका समुच्चय मिला, वो मिला हमें विषम संख्याओं का समुच्चय मिला। तो इस प्रश्न के लिए हमने इस सार्वत्रिक समुच्चय को दो समुच्चयों में तोड़ दिया। पहले प्रश्न के लिए हमने सार्वत्रिक समुच्चय को दो समुच्चयों में तोड़ दिया। दो कौन कौन से समुच्चय, पहला एक समुच्चय तो है सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, दूसरा समुच्चय किसका है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इस सार्वत्रिक समुच्चय को इन दो समुच्चयों में तोड़ दिया। वापस जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय वापस मिल जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है एक का पूरक समुच्चय। हमें क्या ज्ञात करना है, एक का पूरक समुच्चय। तो एक के पूरक समुच्चय को लिखने के दो तरीके, या तो ए डैश से लिखो या एक के ऊपर छोटा सा सी लगा दो। ए डैश बराबर, तो जिसके ऊपर ये डैश होता है उसको यू में से घटा दो, तो यू अंतर ए। यू में से हमें क्या घटा देना है, एक को घटा देना, अर्थात जिसका डैश ज्ञात करना है उसको हटा देना या घटा देना है। अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय, इस सार्वत्रिक समुच्चय को हमने तोड़ लिया दो समुच्चयों में, समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। अब इस सार्वत्रिक समुच्चय में से हम हटाएंगे, किसको हटाएंगे, समुच्चय ए को। और समुच्चय ए किसका है, समप्राकृत संख्याओं का। ये जो समुच्चय ए है वो किसका है, समप्राकृत संख्याओं का। और यू किसका है, समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। अब देखो समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्याओं में से हम किसको उठा देंगे, समप्राकृत संख्याओं को उठा देंगे। तो फिर हमारे पास कौन सी संख्या बचेगी, विषम संख्या बचेगी। और विषम संख्या को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है, जहां अक्ष क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। ये लो समुच्चय एक का पूरक समुच्चय में मिल गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा समुच्चय हमें क्या दे रखा है, देखो दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है बी समुच्चय, जिसमें लिखा हुआ है सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। अर्थात हमें ये बी समुच्चय किसका दे रखा है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। जो बी जो समुच्चय हमें दे रखा है वो दे रखा है विषम प्राकृत संख्याओं का। और सार्वत्रिक समुच्चय हमें दे रखा है प्राकृत संख्याओं का। अब हम इस सार्वत्रिक समुच्चय को तोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सार्वत्रिक समुच्चय को दो या दो से अधिक असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ लेंगे। और वापस जब हम उन समुच्चय का सम्मिलन लेंगे तब हमें वापस क्या मिलना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय यू मिलना चाहिए।
तो यूँ हमें प्राकृत संख्या दे रखी है, अर्थात इस प्रकार का समुच्चय दे रखा है। ये हमें दे रखा है सार्वत्रिक समुच्चय। अब इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम असंयुक्त समुच्चय में तोड़ेंगे। तो एक तो असंयुक्त समुच्चय जो हमें दे रखा है, जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, वही होना चाहिए। तो हमें क्या समुच्चय दे रखा है? विषम प्राकृत संख्याओं का। तो यहाँ से विषम संख्याओं को उठा लो पहले से ही। तो विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। इनको तो पहले से हटा दिया। ये तो समुच्चय है विषम संख्याओं का। अब जो शेष संख्या हैं उनको यहाँ पर एक बार समुच्चय के रूप में लिखो। तो शेष संख्या इस प्रकार की है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार की शेष संख्या रहेगी। और ये जो संख्याओं का समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है? सम संख्याओं का समुच्चय है। दोनों में कोई उभयनिष्ठ भी नहीं है और यूनियन हम लेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। इसका मतलब हमने इस सार्वत्रिक समुच्चय को दो असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ लिया। एक तो विषम संख्याओं का समुच्चय और दूसरा सम संख्याओं का समुच्चय। अब देखो आगे हमें ज्ञात करना है बी का पूरक, अर्थात हमें ज्ञात करना है बी डैश। हमें क्या ज्ञात करना है? बी डैश। बी डैश बराबर क्या होगा? यू अंतर बी। यू में से हमें क्या हटाना है? बी को उठाना है। तो यू को हमने किन दो समुच्चयों में तोड़ दिया? एक तो समप्राकृत संख्या और समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। तो एक तो समप्राकृत संख्याओं में और दूसरा विषम प्राकृत संख्याओं में से। और बी समुच्चय हमें किसका दे रखा है? बी समुच्चय दे रखा है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सम और विषम में से हम किसको उठा रहे हैं? विषम को। तो कौन शेष बच गया? सम संख्याओं का समुच्चय शेष बच गया। तो सम संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखते हैं? सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक समप्राकृत संख्या है। अक्ष क्या है? समप्राकृत संख्या है। ये आ गया समुच्चय बी का पूरक समुच्चय। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष 3 का धन गुणज है। अक्ष 3 का क्या है? धन गुणज। तो पहले तो सार्वत्रिक समुच्चय यू लिखो। सार्वत्रिक समुच्चय यू क्या दे रखा है हमें? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। अब इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम, या ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको दो या दो से ज़्यादा समुच्चयों में तोड़ेंगे। और वो समुच्चय कैसे होने चाहिए? असंयुक्त समुच्चय होने चाहिए, अर्थात उभयनिष्ठ अवयव नहीं होने चाहिए उन समुच्चयों में। साथ में जब हम उन समुच्चयों का सम्मिलन लें तब हमें वापस क्या मिलना चाहिए? सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए। और असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ रहे हैं उनमें से एक समुच्चय तो वही होना चाहिए जिसका हम पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं। एक समुच्चय तो क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय बना लो। यहाँ पर समुच्चय क्या दे रखा है? अक्ष 3 का धन गुणज है। तो 3 के धन गुणज दे रखो। 3 के धन गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, आगे अनंत तक चलते रहेंगे। तो पहले तो यही समुच्चय बना लो 3 के धन गुणज का। 3, 6, 9, 12, 15 और ये अनंत तक चलते रहेंगे। ये समुच्चय बना लिया। ये समुच्चय किसका समुच्चय है? यह समुच्चय 3 के धन गुणज का समुच्चय। 3 के धन गुणज का समुच्चय। तो एक समुच्चय बना लिया। अब और समुच्चय देखो। तो और समुच्चय बनाने का जो तरीका है वो ये है कि जो शेष संख्याएं उनको लिख लो। तो शेष संख्या उनको लिखते हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब ये जो संख्याएं यहाँ पर हमने लिखी है ये वो संख्याएं हैं जो 3 के धन गुणज नहीं है। तो ये जो समुच्चय होगा ये समुच्चय अनंत तक चलता रहेगा। ये जो समुच्चय है यह समुच्चय 3 के धन गुणज नहीं है।
इस समुच्चय में जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जो अवयव लिखे हुए हैं, वो 3 के धनगुणज नहीं है। और इस समुच्चय में जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो 3 के धनगुणज है। तो हमें दो समुच्चय मिल गए, एक तो 3 के धनगुणज है और एक समुच्चय मिल गया 3 के धनगुणज नहीं है। इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है नहीं, और इनका जब हम यूनियन लेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। तो हमने सार्वत्रिक समुच्चय को दो समुच्चय में से तोड़ दिया, एक तो 3 के धनगुणज है और दूसरा 3 के धनगुणज नहीं है। अब हम इसका पूरक समुच्चय लिखते हैं। तो सी के पूरक समुच्चय को लिखेंगे सी डैश, या सी के ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे। सी डैश बराबर यू में से सी को उठाओ, तो यू जो समुच्चय वो इन दो समुच्चय से मिलकर बना हुआ है, एक तो 3 के धनगुणज और दूसरा 3 के धनगुणज नहीं है। यू को हमने दो समुच्चयों में तोड़ लिया, एक तो 3 के धनगुणज हैं और दूसरा 3 के धनगुणज नहीं है। इन दो समुच्चयों में हमने तोड़ लिया। सी समुच्चय में क्या दे रखा है, 3 के धनगुणज का। अब देखो इस यू में से हम सी को उठा रहे हैं, मतलब इनमें से हमें इसको उठा देना है। तो इसको उठा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 के धनगुणज नहीं है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक 3 का धनगुणज नहीं है। यह आ गया सी का पूरक समुच्चय। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक अभाज्य संख्या है। अक्ष कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अर्थात ये जो डी समुच्चय हमें दे रखा है वो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। डी हमें किसका समुच्चय दे रखा है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। तो यू को तोड़ते हैं ऐसे समुच्चयों में। तो तोड़ने का जो तरीका है वो क्या है कि पहले जो समुच्चय हमें दे रखा है वही समुच्चय बना लो एक तो अभाज्य संख्याओं को उठाओ। यहाँ से अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, फिर आगे 11। ये अभाज्य संख्या, तो इनका तो एक समुच्चय पहले ही बना लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका पहले ही समुच्चय बना लो। ये समुच्चय किसका है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। यूं को हमें इस प्रकार 2 या 2 से ज़्यादा असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ना है कि उनमें से एक समुच्चय तो वही होना चाहिए जिसका हम पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं। और उन असंयुक्त समुच्चयों का जब हम यूनियन लें तब हमें वापस क्या मिलना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक असंयुक्त समुच्चय में तोड़ने का जो तरीका है वो क्या है कि पहले वही समुच्चय बना लो जो हमें दे रखा है। तो हमें जो समुच्चय दे रखा है अभाज्य संख्याओं का, तो पहले यही समुच्चय बना लो। तो ये समुच्चय हमने बना लिया अभाज्य संख्याओं का। अब जो शेष संख्याएं हैं उनको देखो, शेष संख्या है 1, 4, 6, 8, 9, 10। इनको एक बार अलग से लिख लो, 1, 4, 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, आगे अनंत तक चलती रहेगी। अब देखो ये 4 और 4 से आगे की जो संख्याएं हैं, 4 और 4 से आगे की जो संख्याएं, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं तो कौन सी है, भाज्य संख्याएं। और ये जो एक जो बच गया ये न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो एक यहाँ से एक समुच्चय तो बना देंगे हम भाज्य संख्याओं का, एक तो इनका समुच्चय बना देंगे और एक इस अकेले का समुच्चय बना देंगे। तो एक समुच्चय तो बनाएंगे हम इस प्रकार, और ये समुच्चय किसका होगा, भाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। और एक इसका अलग समुच्चय बना देंगे। ये समुच्चय किसका है,
न भाज्य और न अभाज्य संख्या का। तो हमने इस सार्वत्रिक समुच्चय U को 3 समुच्चय में तोड़ा है। एक समुच्चय तो है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, एक समुच्चय है भाज्य संख्याओं का समुच्चय और एक समुच्चय है न भाज्य और न अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तीनों का जब हम यूनियन लेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय U मिल जाएगा। तो U को हमने 3 समुच्चयों में तोड़ा है, इसको लिखते हैं एक बार। तुम किस किस में तोड़ा है, भाज्य संख्याओं के समुच्चय में, अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में और न भाज्य और न अभाज्य। तो D के पूरक को लिखेंगे D डैश, अर्थात U में से D को हटाओ। U में से हमें किसको उठा देना है, D को। तो U में कौन कौन है, U में भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और न भाज्य और न अभाज्य। ये 3 प्रकार के समुच्चय से मिलकर हमारा सार्वत्रिक समुच्चय बना है। और D में कौन है, D में है अभाज्य संख्याएं। D में कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या। तो U में से D को उठा रहे हैं, मतलब इनमें से इसको उठा रहे हैं। तो इनमें से इसको उठा दो, तो इसको उठा दिया अभाज्य को उठा दिया, तो फिर शेष कौन रह गया, भाज्य और ये न भाज्य और न अभाज्य। ये 2 संख्याएं शेष रह गई। कौन कौन सी, एक तो भाज्य संख्या शेष रह गई और एक न भाज्य और न अभाज्य संख्या शेष रह गई। तो शेष संख्याओं को फिर यहाँ पर हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में देखो किस प्रकार लिखेंगे, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष भाज्य संख्या है, अक्ष भाज्य संख्या है और अक्ष क्या है, न भाज्य और न अभाज्य। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अक्ष बराबर 1, इतना ही लिख सकते हैं। अक्ष का मान 1 और क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। या इस अक्ष की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे, अक्ष न भाज्य और न अभाज्य संख्या है। और उतनी बड़ी बात को हम अक्ष बराबर 1 लिखकर भी अक्ष बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये मिल गया हमें D का पूरक समुच्चय। अब देखो अगला प्रश्न, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अक्ष कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ई हमें जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय दे रखा है पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण वर्ग संख्याओं का। तो U को तोड़ते हैं, तो U में से पहला यही समुच्चय बना लो पूर्ण वर्ग संख्याओं का। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पहले पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय बना लिया, 1, 4, 9, 16, 25, 36, इनका समुच्चय बना लिया। तो ये संख्याएं तो आ गई 1, 4, 9। इन संख्याओं को उठाओ, पहले हटाने पर शेष संख्या कौन सी बच गई, शेष संख्या रह गई 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, इस प्रकार की संख्याएं शेष रह गई। अब देखो इस समुच्चय में जो संख्याएं आ रही है ये संख्याएं तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इस समुच्चय में ये जो पहला समुच्चय, इसमें जो संख्याएं आ रही है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है, और इस समुच्चय में जो संख्याएं आ रही है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक समुच्चय तो बन गया पूर्ण वर्ग संख्याओं का और एक समुच्चय बन गया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है का। तो ये 2 समुच्चय बन गए, दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब असंयुक्त है। दोनों का यूनियन हम लेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। साथ में
जिन असंयुक्त समुच्चयों में हमने तोड़ा है उनमें से एक समुच्चय तो वही है जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। अब देखो लिखते हैं इसका पूरक समुच्चय। तो ई के पूरक समुच्चय को लिखेंगे ई डैश सी, या ई और ई के ऊपर छोटा सा सी। ई डैश का मतलब यू में से सी को हटाओ, सॉरी यू में से ई को हटा दो। तो यू में से ई को उठाएंगे तो यू को हमने देखो दो समुच्चयों में तोड़ा है, एक तो पूर्ण वर्ग है और एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग है, एक तो पूर्ण वर्ग है और दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है। इन दो समुच्चयों में हमने सार्वत्रिक समुच्चय को तोड़ा है। और ई समुच्चय में किसका दे रखा है? ई समुच्चय दे रखा है पूर्ण वर्ग का। तो यू में से हम पूर्ण वर्ग को उठा देंगे, तो इस पूर्ण वर्ग को उठाएंगे तो फिर हमारे पास कौन सी संख्याओं का समुच्चय बचेगा? हमारे पास उन संख्याओं का समुच्चय बचेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो समुच्चय लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हो गया ई का पूरक समुच्चय। अब देखो अगला समुच्चय। अगला समुच्चय में किसका दे रखा है? अक्ष एक पूर्ण घन संख्या है। सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष कौन सी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती है? 1, 8, 27। इस प्रकार ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण घन संख्या। तो पहले तो सार्वत्रिक समुच्चय लिख लो यू। ये में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आगे अनंत चलती रहेगी। यू हमें दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एफ समुच्चय देखो किसका है? एफ समुच्चय दे रखा है हमें पूर्ण घन संख्याओं का। एफ जो समुच्चय दे रखा है वो किसका समुच्चय दे रखा है? पूर्ण घन संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। तो यू को तोड़ेंगे असंयुक्त समुच्चयों में। तो पहले तो एक समुच्चय यही बना लो पूर्ण घन संख्याओं का। तो पूर्ण घन संख्याएं होगी 1, उसके बाद 8, उसके बाद 27, उसके बाद 64, उसके बाद 125। इस प्रकार की संख्याएं आएगी समुच्चय में। तो ये समुच्चय तो बन गया पूर्ण घन संख्याओं का। ये समुच्चय किसका बना है? पूर्ण घन संख्याओं का समुच्चय बना है। अब इस यू में से देखो इनको तो हटा दो, 1 को, 8 को, 27 को, 64, इनको हटाएंगे तो फिर हमारे पास ये संख्याएं आएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। इस प्रकार संख्या आएंगी। ये यहाँ पर ये जो संख्याएं आ रही है ये वो संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। ये यहाँ पर जो हमने संख्याएं लिखी है ये सभी की सभी वो संख्या है जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसका मतलब इस संख्याओं का जो समुच्चय होगा उस समुच्चय को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण घन नहीं है का समुच्चय। तो इस यू को हमने इन दो समुच्चयों में तोड़ा, एक तो पूर्ण घन संख्याओं का समुच्चय और दूसरा पूर्ण घन नहीं है का समुच्चय। दोनों में कोई उभयनिष्ठ है नहीं। इनका यूनियन हम लेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। और एक समुच्चय तो वही है जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। अब देखो कौन सा समुच्चय जिसका हम पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं? एफ का। तो एफ के पूरक समुच्चय को लिखेंगे एफ डैश के द्वारा या एफ सी के द्वारा। एफ डैश बराबर यू में से एफ को हटाओ तो यू देखो किसका है? यू जो समुच्चय वो इन समुच्चय से मिलकर बना हुआ है, एक तो पूर्ण घन संख्याओं का और एक समुच्चय है पूर्ण घन नहीं है इन संख्याओं का समुच्चय। इन दो समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है। कौन बना हुआ है? सार्वत्रिक समुच्चय बना हुआ है। एफ किसका समुच्चय है? पूर्ण घन का। यू में से हम किसको उठा रहे हैं? एफ को उठा रहे। तो इस यू में से एफ को उठाओ
इसको उठा दो पूर्ण घन को, तो पूर्ण घन को उठाया u में से, तो पूर्ण घन को उठाया तो u में फिर कौन बचा, देखो पूर्ण घन नहीं है, ये संख्या शेष रहेगी। तो इस संख्याओं का समुच्चय लिख दो फिर। तो सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये बन गया f का पूरक समुच्चय। अगला समुच्चय देखो जी, सभी अक्ष का समुच्चय जहां x प्लस 5 बराबर 8 है। इस प्रश्न में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ होना चाहिए कि x एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ होना चाहिए x एक प्राकृत संख्या है। तो जी हमें समुच्चय दे रखा है सभी अक्ष का समुच्चय जहां x प्लस 5 बराबर 8 और x एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, x का मान आएगा 3। तो हमें जो समुच्चय यहाँ पर दे रखा है वो ये समुच्चय दे रखा है, संख्या 3 का समुच्चय दे रखा है, या प्राकृत संख्या 3 का समुच्चय दे रखा है। तो जी हमें समुच्चय किसका दे रखा है, प्राकृत संख्या 3 का, प्राकृत संख्या 3 का समुच्चय दे रखा है। अब देखो यूं को तोड़ते हैं, तो यूं को जब हम तोड़ेंगे असंख्य समुच्चयों में, तो एक समुच्चय तो वही होना चाहिए जो हमें दिया गया है। तो पहला काम तो यही है कि जो समुच्चय दिया गया है उसी को बना लो। तो हमें क्या समुच्चय दिया गया है, प्राकृत संख्या 3 का। तो प्राकृत संख्या 3 का समुच्चय में ये अवयव आएगा, तो ये समुच्चय बना लिया एक। तो यह है किसका समुच्चय, प्राकृत संख्या 3 का समुच्चय, एक समुच्चय तो ये बन गया। अब शेष जो अवयव है वो कौन से हैं, देखो ये इस प्रकार है 1 2 4 5 6 7 8, इस प्रकार की संख्याएं आगे अनंत तक चलती रहेगी। ये जो संख्या है ये सभी की सभी संख्या 3 के अलावा प्राकृत संख्याएं हैं। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये सभी संख्याएं 3 के अलावा प्राकृत संख्या है। तो इसको कह सकते हैं फिर इस प्रकार, 3 के अलावा प्राकृत संख्याओं का, 3 के अलावा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यूं को हमने तोड़ लिया दो समुच्चयों में, एक समुच्चय तो प्राकृत संख्या 3 का समुच्चय और एक समुच्चय है 3 के अलावा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हमें ज्ञात करना है जी डैश, हमें क्या ज्ञात करना है, जी डैश, अर्थात यू में से जी को हटाओ, यू में से किसको हटाओ, जी को। तो यू किन से मिलकर बना हुआ है, यू इन दो असंयुक्त समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है, एक तो इस समुच्चय से और एक कौन सा समुच्चय है, 3 के अलावा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। जी समुच्चय क्या दे रखा है, जी समुच्चय में ये दे रखा है। अब इस यू में से इस जी को उठाएंगे, तो इसको उठा दिया तो फिर हमारे पास क्या शेष रह गया, 3 के अलावा प्राकृत संख्या। तो इस यू अंतर जी में कौन सी संख्या आएगी, 3 के अलावा प्राकृत संख्या आएगी। तो इस समुच्चय को हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो इस प्रकार लिखेंगे, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष प्राकृत संख्या है और अक्ष 3 के बराबर नहीं है, 3 के अलावा संख्या है। सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न है ये, ऐसा का ऐसा प्रश्न है ये, देखो सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष प्राकृत संख्या है और 2 अक्ष प्लस 5 बराबर 9। तो यहां से अक्ष का मान ज्ञात कर लो, अक्ष का मान आएगा 2। तो यहां से जो समुच्चय बनेगा वो ये समुच्चय बनेगा। सेम यहां पर 3 आ गया और वहां पर 3 की जगह क्या है, 2। तो सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न है। ये प्रश्न अब आपको स्वयं को करना है। एच समुच्चय देखो, एच समुच्चय में हमें क्या दे रखा है, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक प्राकृत संख्या है, अक्ष कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या, और अक्ष 7 के बराबर और 7 से बड़ी संख्या है।
एच जो समुच्चय हमें दिया गया है, ये समुच्चय 7 के बराबर और 7 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। अब यूं को तोड़ते हैं, तो पहला तो यही समुच्चय बना लो, 7 के बराबर 7 से बड़ी, तो ये संख्या आएंगी 7, 8, 9, 10 आगे अनंत तक चलती रहेगी। तो एक समुच्चय तो हो गया ये। दूसरा समुच्चय, तो शेष संख्याएं कौन सी, वो देखो शेष संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये 7 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये जो समुच्चय बनेगा, यह समुच्चय 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनेगा। तो इस योग को देखो हमने दो समुच्चयों में तोड़ लिया। एक समुच्चय तो है जिसमें यहाँ जो समुच्चय वो है 7 के बराबर और 7 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय, और एक समुच्चय 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दोनों ही समुच्चय असंयुक्त है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो असंयुक्त है। दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। एक समुच्चय वो है जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है, ये प्रश्न है एच का पूरक। तो एच के पूरक को लिखेंगे एच डैश से। एच डैश का मतलब यू में से एच को हटा दो। यू में क्या है, यू में देखो, यू में 7 के बराबर 7 से बड़ी प्राकृत संख्या, एक समुच्चय तो यह है यू में। दूसरा समुच्चय क्या है, दूसरा समुच्चय 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इन दो समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है यू। और एच समुच्चय किसका है, एच समुच्चय है 7 के बराबर तथा 7 से बड़ी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम इस यू में से एच को उठा रहे हैं, तो ये तो रहा यू, इस यू में से इस एच को उठा दो, तो इसको उठा दिया, तो फिर क्या शेष रह गया, 7 से छोटी प्राकृत संख्या। तो यू अंतर एच जो समुच्चय होगा वो 7 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। इस समुच्चय को हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। तो इस प्रकार लिखेंगे सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष प्राकृत संख्या है और अक्ष छोटा है किससे, 7 से। यह आ गया एच का पूरक समुच्चय। और इसके जैसा का जैसा प्रश्न ये है, सेम दोनों समान प्रश्न है, एक जैसे प्रश्न है, तो ये मैंने बता दिया। अब ये करना है आपको स्वयं। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अक्ष किससे विभाजित होने वाली संख्या है, 3 और 5 से, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। देखो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर शब्द आ रहा है और, इसका मतलब यह है कि 3 व 5 दोनों से विभाजित होने वाली वो संख्या होनी चाहिए। तो 3 व 5 दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी, वो संख्याएं इन संख्याओं के गुणनफल के गुणज संख्या होगी। इन संख्याओं के गुणनफल के गुणज संख्या, तो इनके गुणनफल करो इनका, तो इनका गुणनफल आया 15। 15 के जो गुणज है, 15 के गुणज कौन से, 15 के गुणज, 15 के गुणज हो गए 15, 30, 45, 60, 75, 90 आगे अनंत तक चलते रहेंगे। ये वो संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो संख्याएं हैं जो 15 के गुणज हैं। तो हमें के जो समुच्चय दे रखा है वो किन संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, 15 के गुणज संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। तो के समुच्चय यहाँ पर हमें दे रखा है 15 के गुणज संख्याओं का। अब देखो यू को तोड़ते हैं, तो पहला तो ये समुच्चय बना लो 15 के गुणज का, तो एक समुच्चय ये बन गया। अब जो शेष संख्याएं हैं
जो शेष संख्या आएंगी 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं आएगी ये वो संख्याएं हैं जो 15 के गुणज नहीं है। यहाँ पर इस समुच्चय में वो संख्याएं आएगी जो 15 के गुणज नहीं है। तो एक समुच्चय तो बन गया 15 के गुणज संख्याओं का, और एक समुच्चय जो बना है वो बना है 15 के गुणज नहीं है, उन संख्याओं का समुच्चय बना है। दोनों ही समुच्चय अलग अलग है, मतलब असंयुक्त है, कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी। दोनों का यूनियन हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। और इनमें एक समुच्चय वो है जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो के का पूरक ज्ञात करना है, तो के पूरक को लिखेंगे के डैश, अर्थात यू में से के को हटाओ। इस यू में देखो कौन कौन से समुच्चय हैं, एक तो 15 के गुणज का समुच्चय, एक 15 के गुणज नहीं है का समुच्चय, और के समुच्चय किसका है, 15 के गुणज का समुच्चय। तो यू में से हम किसको उठा रहे हैं, यू में से हम हटा रहे हैं इस के को, तो इसको उठा दो 15 के गुणज को, इसको उठा दिया तो शेष क्या बन रहा है, कौन सा समुच्चय रह गया, 15 के गुणज नहीं है, ये समुच्चय शेष रह गया। तो यू अंतर के जो समुच्चय होगा वो किसका होगा, 15 के गुणज नहीं है का समुच्चय। अब इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष 15 का गुणज नहीं है और साथ में ही अक्ष, और अक्ष कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये हो गया के का पूरक समुच्चय। तो आज हमने इस क्लास में पूरक समुच्चय ज्ञात करने सीखे, और पूरक समुच्चय तो हमने पिछली क्लास में ही ज्ञात करना सीख लिया था। आज हमने उन समुच्चयों का पूरक समुच्चय ज्ञात करना सीखा जो समुच्चय हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हों। तो समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हों उन समुच्चयों का पूरक समुच्चय ज्ञात करने का तरीका क्या है, ज्ञात करने का तरीका ये है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है उस सार्वत्रिक समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय में तोड़ लो, और उन असंयुक्त समुच्चय में एक समुच्चय ऐसा होना चाहिए जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। साथ में ही उन असंयुक्त समुच्चय का जब हम यूनियन लें तब हमें वापस क्या मिलना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए। अब ये जो समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय लिखे हुए हैं जिनका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो पूरक समुच्चय ज्ञात करने का एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि जो समुच्चय आपको दे रखा है उस समुच्चय में नहीं शब्द जोड़ दो, उस समुच्चय में क्या जोड़ दो, नहीं शब्द जोड़ दो। जैसे इसका हमने यहाँ पर पूरक समुच्चय ज्ञात किया, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इसका मतलब 15 से विभाजित होने वाली संख्या। इस बात को और क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं 15 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 15 से विभाजित होने वाली संख्या में नहीं शब्द जोड़ दो, इस समुच्चय का पूरक समुच्चय मिल जाएगा। देख लो 15 का गुणज नहीं है। इस समुच्चय की बात करें, अक्ष एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, अक्ष एक पूर्ण घन संख्या है। इसका जो पूरक समुच्चय में मिला वो क्या मिला था, अक्ष एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसमें नहीं जोड़ दो, इसका क्या मिल जाएगा, पूरक समुच्चय मिल जाएगा। तो हमें कोई भी समुच्चय दिया गया हो और उसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना हो समुच्चय निर्माण रूप में, तो हमें नहीं शब्द जोड़कर भी उसका पूरक समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। सभी का तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समुच्चयों का हम समुच्चय निर्माण रूप में पूरक समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। और पूरक समुच्चय ज्ञात करने का ये जो तरीका ये तो है ही। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।